हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 के फिजिक्स वाले सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर आए हैं, आप उनको फटाफट विजिट करिए, उनके कंसेप्ट को क्लियर करिए और इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर आप इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इससे पिछले वाले लेक्चर का सेक्शन थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था एंड ऑन पोजीशन पर, और आज हम ब्रोड ऑन पोजीशन पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है। आज हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो देखिए इसका डेरिवेशन आपको कैसे करना है। आप अगर पिछला वाला डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके डेरिवेशन को लिखने में भी स्टार्टिंग में देखिए थोड़ा डेरिवेशन का स्टेप समझ लीजिए। पहले आप जिस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट जरूर दिखाना होता है कि आप क्या क्या वैल्यूज उसमें या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यूज करने वाले हो और किस चीज़ के फॉर्मूले को आप डिराइव करने जा रहे हैं, ये सब बता देना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्योंकि आप लेकर चल रहे हैं तो आपको डाइपोल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, आप पिछले लेक्चर्स को विजिट करिए, उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, है ना। ठीक, तो हम लोग आज देखते हैं जरा यहाँ पर कि इस डेरिवेशन को कैसे किया जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ क्यू कूलम। हमने क्यू कूलम का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया है और आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस को शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो अगर क्यू कूलम से बना है तो मतलब एक चार्ज माइनस क्यू कूलम होगा और एक क्या होगा, प्लस क्यू कूलम होगा, है ना। ठीक, तो लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ क्यू कूलम हैविंग 12 मीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। हमने एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम माना है। देखिए यहाँ पर आपको दो चार्जेस मान लेने हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम मान रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो डाइपोल के लिए आपको यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेने पड़ेंगे। देखिए ये माइनस क्यू कूलम और ये आपका प्लस क्यू कूलम, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है, 12 मीटर। ठीक, यहाँ तक की बात अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम आगे लिखेंगे यहाँ पर लेट पॉइंट P आर मीटर, आर यहाँ पर डिस्टेंस है, अलग कलर से लिख लें ताकि आपको ये आर, लेट पॉइंट P आर मीटर अवे फ्रॉम the center of dipole at equatorial line where we have to find electric field intensity। चलिए अब हमने मान लेना है कि इसका सेंटर O है, और देखो सेंटर O से ही पास होने वाला जो लाइन होगा, जो इसको दो सेपरेट पार्ट्स में, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये रहा वो पॉइंट P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इसका डिस्टेंस कितना है, R मीटर है। कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। अच्छा, सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस R मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। एक बात और आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना पड़ता है पहले, तो पॉइंट चार्ज में हमेशा उस चार्ज और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पूछा जाता है, जो यहाँ पर आपको डायग्राम में वाइट लाइन से मैंने दिखाया है। तो हमें ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। थोड़ा आप यहाँ पर कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस निकल सकता है। देखिए ये आपका क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जब आप उसको वहाँ भेजेंगे, देखिए इस हाइपोटेनियस को आप
कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए x है तो x की वैल्यू आएगी क्या, जरा देखिए। तो x का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल l का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कि x इक्वल आप लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये बात सही है भाई। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा क्या बनेगा, रूट। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, आप इसको लिख लीजिए। ये वाला डिस्टेंस आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस भी सेम उतना ही आएगा क्योंकि सिचुएशन सेम ही है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आप फिर से इस डायग्राम को फटाफट देख लीजिए। एक डायपोल हमने कंसिडर किया था जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम चार्ज से बना था। उनके बीच का डिस्टेंस 2l मीटर था। उसके सेंटर से हमने r मीटर की डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P माना है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और ये सेंटर है तो पक्की बात है डिस्टेंस l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये r है, ये l है। पाइथागोरस से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस भी इस ट्रायंगल को अगर आप यूज़ करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। इस डायग्राम के बाद हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किस पॉइंट पर, P पर, तो इस पॉइंट P पर एक चार्ज नहीं 2 चार्जेस मिलकर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करेंगे। और आपको सबसे पहले उनके डायरेक्शंस तय कर लेने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के एडिशन सब्सट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल उसका डायरेक्शन प्ले करता है। तो आप यहाँ आ जाइए इस माइनस के लिए। अगर आपको याद हो तो माइनस के लिए मैंने पॉइंट पर कहा था अट्रैक्शन का, तो माइनस के लिए अंदर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम मान लेते हैं ये E1 है। और ये प्लस पर आपको बताया था रिपल्शन का, तो इसी लाइन के स्टेट में इसको क्या कर दीजिए, रिपल्शन के फॉर्म में भेज दीजिए। इसको कह दीजिए E2, इसको E2, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो वाइट लाइन आया है इस चार्ज पर मिल रहा है, इसका एंगल है थीटा। तो अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें तो सिंपली आपको ये दिख जाएगा कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दो पैरेलल लाइन को एक ही लाइन कट कर रही है। 10th के एक सिंपल थ्योरम से आप ये बात यहाँ दिखा सकते हैं। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट करते हैं तो उनके इनर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा। ठीक, और अगर आप थोड़ी सी सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे तो आप सिंपली प्रूफ कर पाएंगे कि ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। ठीक है ना। कैसे आएगा, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं यहाँ बाहर आपको दिखा सकता हूँ। देखिए आपके पास वो ट्रायंगल है इस तरीके से, सिर्फ इस आप पर आप कंसंट्रेट करिए, है ना। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल है, ये तो 90 है, मैं यहाँ वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये 90 है। और देखो इसको इधर से आपने थीटा माना है तो ये वाला जो एंगल आएगा ये भी क्या बनाएगा, थीटा। और यहाँ से एक लाइन गया है, इस पर ऐसे E1 बना हुआ है, आप वहाँ डायग्राम रेफर करते रहिए, E1 है। और ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड वाली खींच कर रखी है। अच्छा ये थीटा है, 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये वाला फिर एंगल क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 90 है और ये वाला एंगल इस 90 में से इस वाले एंगल को आप माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये 90 कैंसिल, क्या बचा रहेगा, थीटा। तो यहाँ जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो वो दोनों एंगल मैंने दिखा दिए हैं आपको, है ना। ठीक, अब उसके बाद ज़रा देखिएगा इस डायग्राम को, इस पॉइंट P को मैं बगल में एक बार आपको और दिखा दूँ, क्योंकि इस पॉइंट P पर हमें दो वेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि ना तो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल में है और ना ही पूरी तरीके से वर्टिकल में है। तो उनको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, उनका कंपोनेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं और वो आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में पूरी तरीके से ना मिल पाए, जैसे देखो ये E1 है, या तो ये इस तरीके से पूरे वर्टिकल में होता या तो पूरे हॉरिजॉन्टल में होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बीच में कहीं है। तो इसका कंपोनेंट आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बिना कंपोनेंट करेंगे तो उसके सोल्यूशन को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। ठीक, तो देखिए हम रेफरेंस के लिए इस डायग्राम को बना रहे हैं और देखिए ये बीच से यहाँ पर क्या है आपका E1 और देखो यहाँ पर क्या है आपका E2। ठीक, अब जरा देखिए ये एंगल आपका क्या है,
ये एंगल है सर आपका थीटा, और ये भी एंगल क्या है आपका थीटा। कंपोनेंट का रूल आपको अगर नहीं पता है तो सिंपली जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है उसको कॉस का कंपोनेंट मिलता है, जिसके साथ नहीं होता है उसको साइन का कंपोनेंट, है ना। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि ये E1 है, तो E1 के कंपोनेंट करने का मतलब होता है उसके टुकड़े तोड़कर हम ले जा रहे हैं। तो E1 का एक टुकड़ा तोड़कर मुझे यहाँ वर्टिकल पर ले जाना है और एक टुकड़ा तोड़कर हॉरिजेंटल पर। तो यहाँ जो इसका टुकड़ा जाएगा वो जाएगा E1 कॉस थीटा, और यहाँ जो जाएगा वो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही C2 का कंपोनेंट होगा, तो जो यहाँ कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 कॉस थीटा, और जो यहाँ आएगा वो आएगा E2 साइन थीटा। तो ये दो डायग्राम रेफरेंस में रखिएगा, इनको कंपोनेंट कर इन दोनों डायग्राम को हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने फार्मूलों पर। एक बार अभी तक के पूरे पोर्शन को समझ लीजिए आप फटाफट। आपने एक ऐसा डाइपोल कंसिडर किया था जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है, उनके बीच का डिस्टेंस 12 है। इसके सेंटर से r मीटर की डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर आपने एक पॉइंट P माना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, हम पिछले लेक्चर में एंड ऑन पोजीशन पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज आप यहाँ पर पॉइंट मानकर चले हैं। आपने फिर थोड़ी सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर ये देखा कि ये वाला डिस्टेंस √r² + l² होगा और ये वाला डिस्टेंस भी √r² + l² होगा। जबकि यहाँ पर अगर आप थीटा इमेजिन कर लें तो ये वाले एंगल भी आपको थीटा और थीटा मिलेंगे, जहाँ E1 -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और E2 + q कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इस पॉइंट पर दोनों जो E1 E2 काम कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में थे, तो उनका कंपोनेंट करना जरूरी था और हमने कंपोनेंट कर वहां पर वैल्यूज दिखा दिए हैं। यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको क्या कर देना है ऐड, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इससे पहले आपको E1 E2 कैलकुलेट भी कर लेना चाहिए। तो चलिए हम सभी यहाँ पर लिखते हैं दी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to -q and +q चार्ज। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ रेफरेंस फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्ज का रेफरेंस फार्मूला होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन r²। चलिए, यहाँ सबसे पहले हम चार्ज -q की वजह से लिखेंगे। -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने वो क्या माने E1, तो E1 का फार्मूला होगा 1/4πε0 और उस चार्ज का वैल्यू सोर्स चार्ज जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप कर रहा हो, तो -q है, लेकिन वेक्टर्स के फार्मूले में साइन ही रखना रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो -q का मैग्नीट्यूड क्या है, q है, q/, अपॉन में r क्या होता है, उस सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप कर रहा हो और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। तो ये रहा सोर्स चार्ज और ये रहा पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है √r² + l², इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। एंड सिमिलरली आप +q की वजह से निकाल लेंगे, तो E2 = 1/4πε0, वो चार्ज भी क्या है q ही है, मैग्नीट्यूड रखना है, और डिस्टेंस भी उसका क्या है √r² + l², इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिए अगले स्टेप में, तो E1 इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 q/r² + l², क्योंकि √² से क्या हो जाएगा कैंसल, एंड E2 इक्वल भी आ जाएगा 1/4πε0 q/r² + l²। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि E1 और E2 दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम। तो अगर सेम है, E1 E2 के इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो यानी कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को क्या कर देगा कैंसल आउट, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो चुके हैं लेकिन नेचर में अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई आप सिंपली ऐसा समझिए कि 10 न्यूटन के फोर्स से आप कोई सामान ऊपर उठाते हैं और कोई 10 न्यूटन से उसको नीचे खींच ले, तो वो किस तरफ जाएगा, कहीं नहीं,
यानी कि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। सेम यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के साथ हो रहा है, क्योंकि अब E1 E2 के बराबर आ चुका है। साइन थीटा तो पहले ही बराबर थे। दोनों का मैग्नीट्यूड E1 E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चुका है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अगर पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर A मान लिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जरा देखिए, वो होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। और आप सिंपली देख चुके हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, कैंसल। चलिए E1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वो है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस और साथ में क्या है कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। E1 की वैल्यू पुटअप कर दिए, E2 की वैल्यू पुटअप कर दिए। आप साफ देख सकते हैं कि ये और ये चीज़ दोनों कॉमन है। तो जैसे अगर ऐसे लिखा होता है x प्लस एक्स, तो इसको क्या लिख देते हैं आप, 2x। तो सेम चीज़ है इधर भी, प्लस में सेम चीज़ है इधर भी, तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0 Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा की वैल्यू आप देखिए क्या होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहाँ से वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से। देखिए थीटा है, इस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू निकालिए। तो कॉस की वैल्यू होती है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका L हो गया, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो यानी कि कॉस थीटा की जगह पर आप L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि आपको अब E का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो E का फॉर्मूला मिल जाएगा इक्वल 1/4πε0 Q इंटू 2 होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा की जगह पर L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप देखिएगा, 1/4πε0 तो एज इट इज रहेगा, Q इंटू 2L है ना, होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। इसमें अगर आपको डाउट हो तो सोचिए भाई, आप अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, ठीक। अब अगला स्टेप देखिए, तो Q इंटू 2L देखकर अगर आपको कुछ याद आ रहा है तब तो ठीक है, 1/4πε0 क्या आएगा इसकी जगह पर, P, क्योंकि आपको बता कर रखे हैं Q इंटू 2L को डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप साफ देखें तो जैसे अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिखा हो, तो जब बेस बराबर होते हैं तो उनके पावर को क्या कर दिया जाता है, एडअप। बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर कर। तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो देखो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है आपका एक बार, और इसका पावर 1 है और इसका 1/2, दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 3, 3/2, यानी कि आप इसको लिख देंगे क्या, 3/2। ये आपका आ गया E। तो अब आप आगे देखिए ये फॉर्मूला तो नॉर्मली हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर, दो भी कहीं पर भी अगर 2 पॉइंट चार्जेस हों तो उनके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा। बट हम तो डाइपोल की कंडीशन देख रहे हैं, बट फॉर डाइपोल के लिए हम L का वैल्यू यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको शॉर्टेस्ट रखते हैं। तो L की वैल्यू R से छोटी होती है, देन अगर L की वैल्यू R से छोटी है देन आप L स्क्वायर के वैल्यू तो R स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा पाएंगे, है ना भाई। अगर L की वैल्यू R से छोटी है तो L स्क्वायर की वैल्यू तो R स्क्वायर से और छोटी होगी। तो R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये काम करेंगे नेग्लेक्शन वाला, तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा इक्वल 1/4πε0, ये आपका बचा
P आपका ऊपर बचा हुआ है और होल अपॉन L स्क्वायर को निगलेक्ट किए तो आपके पास बचा क्या, R स्क्वायर इसकी पावर होल बाई 2, 2 से 2 कैंसल क्योंकि अपॉन में है। अब आपके पास फॉर्मूला बचेगा 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ये आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। तो E इक्वल 1/4πε0 P/R क्यूब। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो एंड ऑन पोजीशन पर क्या आया था, 1/4πε0 2P/R क्यूब, और इक्वेटोरियल पर क्या आया है, P/R क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपके इक्वेटोरियल की वैल्यू हो गई, एंड ऑन की वैल्यू इससे पीछे आपको बता चुके हैं। आप एक बार अगर डेरिवेशन को देखें तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि टफ है। क्लास 11th के कुछ कंसेप्ट यूज हुए हैं वेक्टर के कंपोनेंट करने के प्रोसेस और वेक्टर एडिशन के जो रूल हैं, बाकी सब एज इट इज़ अभी तक आप जो इस चैप्टर में मैंने आपको रिवाइज कराया है उसको अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे पीछे के लेक्चर्स को तो इसे समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप यहाँ देख लीजिए, आपने एक डाइपोल कंसिडर किया, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया, वीडियो को रिवाइज कर उन पॉइंट्स को वापस से देखें। यहाँ पर एक कंपोनेंट आपको किया मैंने, फिर हमने ये मान लिया कि P पॉइंट पर ये दोनों चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे। वो अगर जनरेट करेंगे तो उसके बाद उनका कंपोनेंट वगैरह कर हमने उसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो मिला है 1/4πε0 P/R क्यूब। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ देखने के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी कंसिडर में आपको लेना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान दें तो देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए हैं और ये दोनों E1 E2 cos थीटा ऐड होकर इसी तरफ तो आएंगे, यानी कि ये जो था इसके दो कंपोनेंट किए, यहाँ और यहाँ वाला। इस डायग्राम को आप चाहें तो यहाँ उठाकर आप चिपका सकते हैं। ये पॉइंट वही है, P है ना, ठीक। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट P है, उसी P पर E1 E2 cos थीटा है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों इसी तरफ को एडअप होकर आ रहे हैं ना, ठीक। तो डायरेक्शन इसका कैसे होगा देखो आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हम अगली बात डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के E के डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक डाइपोल कंसिडर कर लें, -q और +q, और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन हो, यहाँ पर वो पॉइंट P है। तो देखो, आपको मैंने कहा था कि डायरेक्शन यहाँ पर हमेशा P के टर्म में बताया जाता है तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता फिर, है ना। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, और उसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से कहाँ की तरफ होता है, प्लस चार्ज की तरफ। तो ये तो वेक्टर P हो गया। और आपको याद हो तो देखो E का भी जस्ट पीछे वाले डायग्राम में डायरेक्शन कहाँ आया था, P पर इस तरफ को आया था। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक। तो आपको याद ये रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो रहता है वो कैसा होता है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगा। कहाँ पर, आपके इक्वेटोरियल लाइन पर। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने एंड ऑन पोजीशन पर क्या बताया था, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखो P इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहाँ जाएगा, इस तरफ को जाएगा। अगर आप इधर पॉइंट मान ले तो तब भी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ऑन पोजीशन पर हमेशा किसके डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। और अगर आप, जैसे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर ये पॉइंट यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर इस तरफ मान लिया जाए तब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना है, यानी कि P के अपोजिट डायरेक्शन में आइए। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन पर P के अपोजिट डायरेक्शन में E मिलेंगे और आपके एंड ऑन पोजीशन पर कहाँ मिलेंगे, P के डायरेक्शन में, ठीक। फिर आप पॉइंट इधर उधर करेंगे। एंड ऑन में हमेशा याद रखना है पॉइंट कहीं पर भी हो, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको बस मतलब है कि आप P के डायरेक्शन में है या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज टू द डायरेक्शन ऑफ P। जबकि इक्वेटोरियल लाइन में कोई पॉइंट है तो वहां आपको हमेशा याद रखना है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से हमेशा किस तरफ होता है, प्लस चार्ज की तरफ। अगर इसको पलट कर रख देंगे हम
तो सारे डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि P का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारे के सारे डायरेक्शन क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। ठीक, एक बात और, जैसे अभी भी आप यहाँ पर देख कर आए हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है या ये E है, ये कहाँ का E है, ये E एंड ऑन पोजिशन का है ना, E एंड ऑन, और ये आपका E ब्रॉड ऑन है, या इसी को E इक्विटोरियल कह सकते हो, है ना। अच्छा, इसी को कई लोग E एक्सियल भी कहते हैं, इसको इक्विटोरियल कह रहे हैं तो इसको E एक्सियल ही कह लिया जाए, ब्रॉड ऑन एंड ऑन ये भी चलता है, लेकिन ये E एक्सियल कह रहे हैं और इसको E इक्विटोरियल कह दिया गया। अगर आपको E एक्सियल की वैल्यू पूछें तो E एक्सियल आपको कल या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वो निकाला था हम लोगों ने 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम, और आज हम E इक्विटोरियल लेकर आए हैं और वो आया है 1/4πε0 p/r³ न्यूटन पर कूलम। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो E एक्सियल में अगर हम उस 2 को आगे लिख लें और 1/4πε0 p/r³ को पीछे लिखा रहने दें, यानी कि इस 2 को आगे लिख लिए है ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, E इक्विटोरियल की। दैट इज देयरफॉर हम लिख सकते हैं E एक्सियल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है E इक्विटोरियल की। ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्शंस और ये वाला रिलेशन है ना। ठीक, E एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ E इक्विटोरियल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगले पॉइंट पर हम लोग आ जाएं। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था, अगर आप डिस्कस करें तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी डायपोल में आपको 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा सकता है। वो है आपके एक कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, एक एंड ऑन पोजीशन पर, और अगला किसी भी एक जनरल पॉइंट पर। भाई इक्वेटोरियल लाइन एक स्पेशल लाइन होती है जो डायपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड ऑन पोजीशन भी एक स्पेशल लाइन होती है जो डायपोल के एक्सिस पर ही होती है पॉइंट। लेकिन इसके अलावा भी तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर है ना, हर जगह इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम कंसिडर कर कर देख लेते हैं, जरा देखा जाए कि कैसे किसी जनरल पॉइंट पर आप डायपोल का फार्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालेंगे डायपोल की वजह से। तो फटाफट देख लिया जाए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन नहीं, अब हम लिख देते हैं एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, किसी एक जनरल पॉइंट पर, कहीं पर भी हम निकालना चाह रहे हैं तो चलिए किसी एक जनरल पॉइंट पर हम निकाल कर देख लेते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक डायपोल मानेंगे। लेट अ डायपोल ऑफ q कूलम चार्ज हैव 12 मीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। फिर हम मानेंगे लेट अ पॉइंट P r मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल विच मेक थीटा डिग्री फ्रॉम डायपोल एक्सिस। तो हमने क्या अभी तक कंसिडर किया है, हमने ये माना है कि हमारे पास कोई डायपोल है जो -q और +q चार्ज से बनेगा, क्योंकि डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं। मैग्नीट्यूड हमने q कूलम माना है, तो एक -q कूलम हो जाएगा और एक +q कूलम। ठीक, उसके बाद हमने माना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। इनके बीच का डिस्टेंस इस डेरिवेशन में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम होल्ड पर रखते हैं क्योंकि डायग्राम में कुछ दूसरी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़नी है ना। ठीक, और उसके बाद हमने माना है कि इसके सेंटर O से एक पॉइंट है, इसके सेंटर O से एक पॉइंट है P, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस है r मीटर। डायपोल के सेंटर से r मीटर के डिस्टेंस पर है, और साथ ही साथ ये डायपोल के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, ये सिचुएशन अभी तक हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक, अब जरा समझिएगा, ये जो लाइन आया है इसको थोड़ा हम पीछे बढ़ा लेते हैं। येलो वाले लाइन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसको अगर आप पीछे बढ़ाते हुए चले जाइए
ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको जब आप थोड़ा पीछे बढ़ा चुके हैं तो आपको इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर, इस ग्रीन लाइन से या हम ब्लू लाइन का यूज़ कर लेते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पर, हम एक लाइन और खींच लेंगे जो इस येलो लाइन के लिए वर्टिकल एक्सिस का काम कर सकता है। ये ब्लू लाइन हम खींच लाए इस तरीके से। अब जरा आप देखिए तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है ना, माइनस क्यू से कहाँ होता है, प्लस क्यू की तरफ। हम यहाँ पर वाइट चॉक से आपको पी का डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो पी का डायरेक्शन होगा फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब क्योंकि पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब कंपोनेंट करेंगे तो एक टुकड़ा इस पी का कहाँ आएगा, वो आएगा ब्लू लाइन पर, और एक टुकड़ा टूट कर कहाँ जाएगा, इस येलो लाइन, ये टूट कर गया। अब देखिए कौन सा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ये जरूरी है क्योंकि एंगल इस एक्सिस के साथ बन रहा है। तो यहाँ जाएगा पी के साथ कॉस थीटा, और यहाँ आएगा पी के साथ साइन थीटा। ठीक, अब अगर आप थोड़ा समझें तो देखिए इस पी को हम तोड़ चुके हैं, तो बीच वाला जो पी है ये बचा नहीं। अब आपके पास दो डाइपोल हैं, पहले आपके पास एक डाइपोल था जो था पी वाला, अब आपके पास दो डाइपोल हैं, एक है पी कॉस थीटा वाला और एक है पी साइन थीटा वाला। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखें तो पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट एंड ऑन पोजिशन का काम कर रहा है, और पी साइन थीटा के लिए ये इसके मिडल से गया है, देखिए इक्वेटोरियल लाइन का काम कर रहा है। और इन दोनों को ही हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस जनरल पॉइंट के लिए आपको उन दोनों पीछे डेरिवेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग अभी तक डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ये हम लोग मान लिए हैं। इसके बाद हम लोग मानते हैं let a point r meter away from center of dipole which make theta from dipole axis, where we have to find electric field intensity, where we have to find electric field intensity, और जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो देखो पी कॉस थीटा के लिए वो पॉइंट पी किसका काम कर रहा है, इक्वेटोरियल का, सॉरी एंड ऑन का। एंड ऑन की वजह से फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, तो यहाँ p क्या है, p cos थीटा, 2p अपॉन क्या आपका r क्यूब, वहाँ 2p बाई r क्यूब था, क्योंकि यहाँ p के साथ cos थीटा लगा है तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 2p cos थीटा बाई r क्यूब, और इसको हम कह देंगे E1। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p साइन थीटा, p साइन थीटा की वजह से तो वो हो जाएगा E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो p साइन थीटा के लिए ये लाइन, ये रहा p साइन थीटा और उसके 90 डिग्री से लाइन गया है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है, वो हमने पढ़ा था p बाई आर क्यूब। तो यहाँ p है क्या, p साइन थीटा है, तो p साइन थीटा बाई आर क्यूब। ठीक, चलिए अब इन दोनों का डायरेक्शन देख लिया जाए। चलिए डायरेक्शन देखिएगा, ये रहा आपका p कॉस थीटा, और p कॉस थीटा के लिए ये आपका पॉइंट p जो है वो एंड ऑन पोजीशन है, और एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको कैसे बताए थे, तो p के डायरेक्शन में, क्योंकि ये p cos थीटा का डायरेक्शन है यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो इसी के डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E1 हो जाएगा। और ये रहा p साइन थीटा, तो p साइन थीटा के लिए पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन में आपको अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो रहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर E2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे, ये होगा आपका क्या E2, और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। आप चाहें तो इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ बना लें, यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि E1 और E2 एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। यहाँ मैं अलग से उस डायग्राम को आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये रहा E1 और ये रहा E2, ये है E1 और ये है E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90।
90 डिग्री के लिए वेक्टर रूल क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वेक्टर रूल याद करिए, 90 के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट जो भी दो वेक्टर हो उनका स्क्वायर करके एडिशन। तो पहला वेक्टर है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट E1 की वैल्यू रख दीजिए, वो होगा 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r³ इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r³ इस पूरे का क्या होल। चलिए इसके बाद देखिएगा अंडर रूट, अगर आप यहाँ लिखें तो देखिए 1/4ε0 p/r³ और 2 cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। क्या किए हैं, दो ब्रैकेट में दो अलग अलग चीज़ें कर ली हैं। 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर, 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर, बचा क्या 2 cos थीटा इस पूरे का भी क्या है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या अलग कर सकते हैं, तो देखिए 1/4πε0 p/r³ इतने का होल स्क्वायर अलग, और इसमें जो यूनिक आपको अलग दिख रहा है वो है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर, 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन होगा तो देखिए अगला वैल्यू आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे इक्वल अंडर रूट 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर कॉमन। अगले ब्रैकेट में यहाँ 2 cos थीटा मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक। अब उसके बाद जरा देखिए 1/4πε0 p/r³ का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, बचेगा 1/4πε0 p/r³। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, वो बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चाहे तो आप इसको साइन स्क्वायर के टर्म में लिख लीजिए, चाहे cos स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए। आपकी किताबों में इसको cos स्क्वायर के टर्म में लिखा गया है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, आप सभी एक रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े ही होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस है 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा इक्वल 1/4πε0 p/r³ मल्टीप्लाइड बाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया करेगा, इक्वल 1/4πε0 p/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक बात और समझिए, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर के कहीं ना कहीं बीच से गुजरता है। हम मान लेते हैं कि वो एंगल यहाँ से गुजर रहा है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका डायरेक्शन ई हो गया। तो अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बनाएंगे, ये आपका क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका एंगल मैक्सिमम बार पूछा जाता है, कई बार डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो इसका E2 के साथ ज़्यादा बार एंगल निकाला जाता है। आप इसको फाई मान लीजिए, ये वाला एंगल जो हम बनाए हैं ये रहा आपका फाई। फाई अभी आपको निकालना ही बता देंगे, कई बार पूछ लेता है कि नेट रिजल्टेंट का जो एंगल है या नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन का मतलब ही होता है एंगल बताना, है ना। तो एंगल कई बार अलग से पूछ लेता है, अभी देख लेंगे कि वो क्या आएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ें देख लेनी है कि कैसे इस फॉर्मूले को लाया गया है। हमने एक डाइपोल माना था, उसके एक जनरल पॉइंट को हमने कंसिडर किया था, लेकिन जनरल पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया, उसका कंपोनेंट, जो जनरल पॉइंट वाला लाइन था उसी को मैंने येलो लाइन से बढ़ाकर हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया, और इसको क्या मान लिया, वर्टिकल लाइन, 90 डिग्री पर इसको खींच लिए। और इस पी का हमने कंपोनेंट कर डाला, एक पी आपका कहाँ गया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एक कहाँ गया वर्टिकल लाइन पर।
एक बात समझिए, ये p यहाँ बचेगा नहीं। जब कंपोनेंट किया जाता है तो वेक्टर वहाँ से हट जाता है, लेकिन अब बार बार रफ नहीं करते हैं, इसलिए नहीं आप सोचें कि ये वाला p इसका रोल क्या है। तो असलियत में वही p था, उसी p के तो दो टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा यहाँ p cos थीटा गया और एक टुकड़ा क्या गया है, p sin थीटा गया है, ठीक। और ये कंपोनेंट होने के बाद आपके सामने डायग्राम्स का डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आप वीडियो को रिवाइज कर एक एक बार ज़रूर देखें, इस कैलकुलेशन पोर्शन को पूरा देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ जाएं, ठीक है ना। वो फाई की वैल्यू भी ज़रा फटाक से निकाल कर देख लें कि फाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक। तो फाई निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इस फार्मूले को याद रखें तो इससे इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों का आपको फार्मूला मिल जाया करेगा। कैसे? तो देखो, अगर आप समझें ये डाइपोल का, अगर ये वाला जनरल पॉइंट आप इसके एंड ऑन पोजीशन पर ले आए तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ 0 रखिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 3 इंटू 1 तो 3 आएगा, 3 + 1 क्या आएगा, 4, और 4 का रूट क्या आएगा, 2, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। अभी आपको मैं कर दिखाता भी हूँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक। चलिए, अगर हो गया हो तो आइए मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले tan फाई की वैल्यू निकाल कर आपको दिखा देते हैं। अगर आपसे कभी उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, tan फाई इक्वल E2 बाई E1, E2 बाई E1, ठीक है ना। जहाँ E2 आपका क्या था, तो E2 था 1/4πε0 p sin थीटा बाई r³ होल अपॉन E1 क्या था, 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³। ये और ये कैंसल, p से p कैंसल, r³ से r³ कैंसल, क्या बचा, ऊपर बचा है साइन थीटा और नीचे बचा है 2 cos थीटा। ये है आपका tan फाई, यहाँ से tan फाई क्या आ जाएगा, 1/2, 2 बचा ही हुआ है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। तो tan फाई इक्वल आ जाएगा tan थीटा, ठीक। थीटा क्या है, तो उस जनरल पॉइंट का लाइन जो सेंटर से मिल रहा है उसका एंगल डाइपोल के एक्सिस से है ना। ये थीटा अगर आपको दिया रहेगा तो आप tan फाई इक्वल हाफ tan थीटा लगा देंगे तो आपको फाई की वैल्यू क्या हो जाया करेगी, मिल जाया करेगी, ठीक। ये तो बात हो गई tan फाई की। अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए तो इसमें ये बता दिया करिएगा, ठीक। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि इस फार्मूले से आप इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों चीज़ें पा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जनरल पॉइंट की वैल्यू है। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे, अगर इसको जरा आप नोट कर लीजिए तो हम ये चीज़ भी देख लें कि इस फार्मूले से आप दोनों फार्मूले को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अगर आपने इस चीज़ को नोट कर लिया है तो ज़रा देखिए कि इस फार्मूले से मैं आपको दोनों फार्मूले कैसे ला कर दिखा सकता हूँ। देखिए, अब आप यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आप जनरल पॉइंट का फार्मूला याद रखते हैं तो उससे आप दोनों फार्मूले पा जाएंगे। खैर, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल उन्हीं दोनों फार्मूले पर आते हैं, और आपके बोर्ड में इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। क्वेश्चंस इन पर आपको आना चाहिए। तो 1/4πε0 p बाई r³ √ 3 cos² थीटा प्लस 1, ये है फार्मूला। अगर आप यहाँ से एंड ऑन पोजीशन के लिए जाते हैं तो आपको थीटा 0 रखना पड़ेगा। क्यों 0 रखना पड़ेगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। ये डाइपोल है मान लीजिए, और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, ये इसका एक्सियल लाइन है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट P यहाँ पर है, और एक जनरल पॉइंट यहाँ पर है। तो ये भी थीटा बना रहा है, लेकिन इस जनरल पॉइंट P को अगर आप उठा लाएं यहाँ इस पॉइंट P पर तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो एंड ऑन पोजीशन के लिए थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर आप 0 रखेंगे तो इक्वल 1/4πε0 p बाई r³ √3 cos² 0 प्लस 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा, यानी कि 1/4πε0 p बाई r³ √3 इंटू 1 cos² या cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 1। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 आएगा, और 3 + 1 क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 1/4πε0 p बाई r³ √4, और √4 की वैल्यू 2 होती है,
यानी कि एट लास्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4πε0 2p/r³। और यही आपके किसका फार्मूला था, ई एंड ऑन का। और यहाँ से चाहें तो आप क्या ला सकते हैं, ई इक्विटोरियल या ब्रॉड ऑन। तो इक्विटोरियल के लिए थीटा क्या लिया जाएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या होता है उसके लिए, 90 ना। देखो ये रहा, तो यहाँ से यहाँ का एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो आप फिर से फार्मूला यूज करेंगे जनरल पॉइंट वाला, 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या रखेंगे, 90 + 1। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 × 3 क्या होगा, 0। तो 1/4πε0 p/r³ √0 + 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, 0। cos 90 की वैल्यू 0, 0 × 3 भी 0, 0 + 1 1, और 1 का रूट भी क्या होगा, 1। और 1 के मल्टीप्लिकेशन से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फार्मूला बचा रहेगा इक्वल 1/4πε0 p/r³। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा पूरा, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हमने डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले सारे के सारे कंसेप्ट क्या कर लिए हैं, क्लियर। इनसे रिलेटेड हर फार्मूले को क्या कर लिया है, देख लिया है। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में आप डाइपोल की वजह से टॉर्क देखेंगे और उसको रोटेट करने में किया गया या करने रिक्वायर्ड वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, इतनी चीज़ और इस चैप्टर में बची हुई है। यानी कि 9 लेक्चर आपके कल पूरे हो जाएंगे जब इसका अगला लेक्चर आएगा, और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रहेगा। अब आगे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 9 लेक्चर कोई लेंदी नहीं, क्योंकि हर लेक्चर 1 घंटे का नहीं है, कोई आधे घंटे का ही है, कोई ये है। तो आप इतना मान कर चलिए कि आप ये 9 लेक्चर चाहें तो 2 दिन के अंदर अच्छे से कवर अप कर एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इसमें बेसिक से लेकर पूरे अच्छे से कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक। आप वीडियोस को देखिए, इनको एंजॉय करिए, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो अगले टॉपिक को कवर किया जाएगा।